हाँ भाई, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष आपकी कोई ना कोई छोटी मोटी शादी हो जाए। अरे दुष्ट हो, शादी छोटी मोटी कैसे होती है, नौकरी लग जाए। तो हाँ भाई, कहाँ तक क्या लिखा था ये, क्या लिखा हो गया? तो अभी इसमें कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा और कुछ चीजें और मैं अभी आपको समझा देता हूं। बात करते हैं आर्थिक कारणों में राजस्व नीतियों की। तो राजस्व नीति में पहला तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1765 की जो इलाहाबाद की जो संधि हुई, इस इलाहाबाद की संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि के तहत दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई। वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था 1772 में, और उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जहां पर पहली बार राजस्व विभाग स्थापित करने की क्या की गई, बात की गई, और कोई ना कोई स्थायी बंदोबस्त लागू करने के ऊपर भी विचार किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर। भारत में गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? उन्होंने एक 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। क्या किया था? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। क्या थे? विलियम पिट। उनको इसकी अधिसूचना भेजी और इस 10 वर्षीय बंदोबस्त को लागू कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस 10 वर्षीय बंदोबस्त से खुश नहीं थे। अंग्रेज एक ऐसी आर्थिक नीति बनाना चाहती है जिसके तहत उनको कुछ लागत नहीं आए वसूली का, उनका फोकट में काम हो जाए, एक जना राजस्व ला करके दे दे और साथ ही साथ उसके भी कुछ हित सज जाए और वो उनका स्वामी भक्त बन जाए। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त की बात आई, जिसे हम लोग 20 वर्षीय बंदोबस्त कहते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा जो उद्देश्य ये रहा कि भारत में अंग्रेज स्वामी भक्त वर्ग तैयार करना चाहते हैं, और इसी के चलते 3 व्यवस्थाएं यही। कितनी व्यवस्थाएं? 3। कौन कौन सी आई? एक आया स्थायी बंदोबस्त, एक आया रैयतवाड़ी, एक आया महलवाड़ी। इसको समझाता हूं मैं आप लोगों को, बहुत शांत रहिएगा। स्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी क्या है और महलवाड़ी क्या है, एक डायग्राम बना रहा हूं। हाँ बेटा, आवाज में क्या दिक्कत है? गूंज रही है? सही तो है यार बेटा। अच्छा, किस किस को लग रहा है गूंज रही है बताओ? ये सब उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स वालों को सबको लग रही है। एक चमार था, चमार समझते हो? जो चमड़े का काम करते हैं। तो किसी महिला से प्रेम कर बैठा, प्रेम विवाह हो गया। विवाह करके और बिंदनी को घर लाया। बिंदनी जैसे ही घर आई
अब बिंदनी पूरे दिन 24 घंटा अरे भाई रे थार तो घर बासे कल भाई रे थारो घर भाई रे बेजा बासे बदबू आ रे हुगली हुगली आ रे मने उल्टे हुए मरो वो बेचारा कहता रे कौन बास है ये तने यही लागे कि नहीं भाई वो बास है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, धीरे धीरे उसने ये कहना हौले हौले बंद किया कि थारो घर तो बास है गणो भाई हुगलो है। जैसे एक दिन हुआ हौले से एक धनी पूछ ली है वो कि हाँ वो कि माँ कहते भोला गणा कहीं कि कहीं हाल थोड़ी बदबू कम हुई है ना। हाँ हाल तो ठीक है कि रंडार बदबू कम कौन हुई तू हैंगद होगी। भाव बहुत गहरे हैं। तो आवाज गूंज नहीं रही है। 2-3 दिन हुए, 2-4 दिन और लगेगा सेट होने में, तब तक हैंगद हो जाओगे है ना। तो फिर क्या ना पता नहीं चलेगा, थोड़ी ठीक कर दो भाई है ना। तो नहीं अरे मैं करवाऊं रे बेटू से सही करवा रहा हूं। हाँ भाई हाँ अब ठीक है। हाँ देखा, हाँ तो मैंने कहा रे ठीक कर दो, अब सही है ना, चलो शाबाश। तो इधर देखिए ये खेत है, ये एक खेत है, क्या बताओ, और इस खेत में फसल है। रिचपाल जी फसल तो कईयों की खराब हुई है। खेत में क्या है, फसल। भाई राजस्व कहां से वसूला जाएगा, खेत से वसूला जाएगा, जब फसल होगी तब वसूला जाएगा, यस और नो। तो मान लो ये एक खेत नहीं है, संपूर्ण गांव में अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग क्या है बताओ, खेत है। अब अंग्रेज यदि खेत के हर व्यक्ति के पास में जाए, खेत के हर व्यक्ति के पास में जाए और राजस्व वसूले, तो उनके लिए बहुत सारी कार्य प्रणाली लागू करनी पड़ेगी, बहुत सारे अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे, यस और नो। इस संपूर्ण खेत का स्वामी एक व्यक्ति को नियुक्त, खेत का स्वामी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, पूरे के पूरे 20 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए इस व्यक्ति को क्या कर दिया, इस भूमि का स्वामी नियुक्त कर दिया। इसी व्यक्ति को कहा गया बेटा जमींदार। क्या कहा गया, ये जमींदार। यहां से राजस्व वसूलेगा, राजस्व वसूलेगा, और राजस्व वसूलने के बाद में राजस्व एकत्रित करेगा, कुछ हिस्सा अपना रखेगा, और अपना रखने के बाद में बाकी का हिस्सा उस अंग्रेज अधिकारी को, किसको बताओ, अंग्रेज अधिकारी को सौंप देगा। मतलब मैं यूं कह दूं कि BIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को सौंप देगा। इस जमींदार को ये जो राजस्व वसूलने का अधिकार मिला, वो कितने वर्ष के लिए मिला बेटा, 20 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, और इसी व्यवस्था को कहा गया स्थायी बंदोबस्त। क्या कहा गया बताओ, क्या कहा गया बताओ, क्या कहा गया बताओ, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में ध्यान रखना कितने वर्ष का अधिकार मिला, 20 वर्ष का। कितने वर्ष का, जमींदार को 20 वर्ष के लिए भूमि का स्वामी मान लिया जाता था, और वो जमींदार राजस्व एकत्रित करके और किसको जमा करवा देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको बताओ, यही बंदोबस्त क्या कहलाया, स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 में। कब लागू किया गया, किसने किया बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। और ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर, कितने प्रतिशत पर बताओ, 19% ब्रिटिश भारत के ऊपर ये
व्यवस्था लागू की गई। कौन कौन सी बताओ, कौन सी व्यवस्था बताओ? कितने वर्ष के लिए? संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन होता था? राजस्व एकत्रित करके किसको देगा बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन हो सकता है ना कि ये लापरवाह हो जाए। क्या हो जाए? तो 1794 में एक संशोधन किया गया। 1794 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। और संशोधन क्या? एक कानून लेके आए। क्या लेके आए? एक कानून लेके आए। कौन सा कानून लेके आए? इस जमींदार को आदेश दिया कि भैया ऐसे नहीं है कि राजस्व तू तेरा मन आएगा तब जमा करवाएगा। किसी एक निर्धारित दिन के सूर्यास्त से पूर्व, किसी एक निर्धारित दिन के सूर्यास्त से पूर्व तुझे राजस्व जमा करवाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो तेरी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तेरी जमींदारी क्या कर दी जाएगी बताओ? नीलाम कर दी जाएगी। और ये जमींदारी किसी और व्यक्ति को दे दी जाएगी। ये जो कानून लेके आए बेटा, इसी कानून को कहा जाता है सनसेट लॉ। क्या कहता जाता है बताओ? सनसेट लॉ। मतलब हिंदी में बोले तो सूर्यास्त कानून। कौन सा कानून? तो किस कानून के तहत जमींदारी की जमींदारी छीन ली जाती थी? सनसेट लॉ कब लागू किया गया? 1794। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? कितने प्रतिशत पर? स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? और जमींदार राजस्व एकत्रित करके किसको देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको बताओ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही व्यवस्था क्या कहलाई बेटा? स्थायी बंदोबस्त कहलाई। क्या कहलाई? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पहली व्यवस्था है। और ये स्थायी बंदोबस्त वहां लागू किया गया जहां पर पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हुई है? स्थापना। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र। कौन सा बताओ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र। बाकी के भारत में भी साम्राज्य बड़ा है। एक मिनट होल्ड करना है ना। मैं सर जी मेरे दोनों पेपरों में मिलाकर 70 क्वेश्चन ही सही निकले हैं। तैयारी करूं या छोड़ दूं? कोई बात नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। एक ही दिन में सफलता नहीं मिल जाती। और देखो, परीक्षा आपके व्यक्तित्व की जांच नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं परीक्षा परीक्षा की होती है। तुम्हारी कोई परीक्षा हो सकता है कोई दिन खराब हो तुम्हारा, जो तुमने पढ़ा है वो मैटर उसमें से नहीं आया हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर के अव्यवस्थित हो गए, है ना, तो भी आपका पेपर खराब हो सकता है। तो छोड़ना नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं सरकारी नौकरी लग सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तैयारी करते रहें। लेकिन समस्या यह है कि आजकल सबको यही लगता है। सबको यही लगता है। तो पहले वो लगाना बंद करो। अपने आप से ईमानदारी से खुद को टाइम दो और पूछो कि क्या मैं वास्तव में compete कर सकता हूं क्या। यदि कर सकते हैं तो आगे तैयारी कंटिन्यू करिएगा। नौकरी आपके सफलता का द्योतक नहीं है, ध्यान रखना। चाहे आप कोई व्यवसाय करें, उसमें अच्छा करेंगे तो भी आप जीवन में क्या हो सकते हैं बेटा? सफल हो सकते हैं। कुछ भी करके सफल हो सकते हो। केवल नौकरी आपके जीवन की में सफलता का परिचय ये नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो सनसेट लॉ समझ में आया क्या बेटा? पहली व्यवस्था है कौन सी? स्थायी बंदोबस्त। कब लागू की गई बताओ? कब बताओ? तो अंग्रेज एक और व्यवस्था लेके आए।
कौन सी लेके आए बेटा? रैयतवाड़ी। कौन सा बताओ बेटा? ध्यान रखना, रैयत मुगल कालीन शब्द है। रैयत कौन से काल का है? रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान, वाड़ी का मतलब होता है व्यवस्था, मतलब किसानों की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? यहां ये व्यवस्था थी जब संपूर्ण भूमि का स्वामी किसको मान लिया गया? जमींदार को। और इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्थायी बंदोबस्त, या इसी को जमींदारी व्यवस्था, इसी को इस्तमरारी व्यवस्था। कौन सी? एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आए, कौन सा? रैयतवाड़ी। कौन सी बताओ? अब रैयतवाड़ी में क्या किया? जमींदार को हटा दिया। किसको हटाया भाई? पहले ये व्यक्ति क्या कर रहा था? किसानों से राजस्व एकत्रित करता, और राजस्व एकत्रित करवा के ब्रिटिश सरकार को क्या करवा देता था? जमा करवा देता था। आगे बात समझ के लिए, यहां पर क्या किया? इस जमींदार को हटा दिया। डायरेक्ट इस संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन होगा? किसान। संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन है? किसान ही है। कौन है? और किसान कौन बेटा जी? किसान जो है वो राजस्व अपना प्रत्यक्ष रूप से, राजस्व प्रत्यक्ष रूप से जमा करवाता था। किसको बताओ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही व्यवस्था क्या कहलाई? क्या कहलाई बताओ? रैयतवाड़ी। अंग्रेजी में पहला शब्द कौन सा बनेगा? आर। क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? आई बात समझ? बोलो, रैयतवाड़ी को रीड करेंगे जब मन होगा 12 महल में बैठकर। कहां बैठकर बताओ? रैयतवाड़ी को क्या करेंगे बेटा? रीड करेंगे। क्या करेंगे? किस में बैठकर? 12 महल में। रैयतवाड़ी को पढ़ना है, रैयतवाड़ी को क्या करना है? रीड करना है। किस में बैठ के? महल में बैठ के। कौन सा? 12 महल में बैठ करके जब मन होगा तब पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आई बात समझ के लिए? तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में, कब बेटा जी? किसके द्वारा लागू किया गया? कैप्टन रीड के द्वारा। कहां? तमिलनाडु के 12 महल में। आप सुन लीजिएगा, रैयतवाड़ी आर शब्द है ना बेटा? आर से रीड, रैयत को रीड करेंगे। रैयत को क्या करेंगे? किस में बैठ के करेंगे? जब मन होगा तब करेंगे। मुनरो क्या चीज बेटा? तो इस रैयतवाड़ी को सबसे पहले 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया। किस तौर पर बेटा? लेकिन अंततः इस रैयतवाड़ी को ध्यान रखना, थॉमस मुनरो ने, किसने? थॉमस मुनरो ने 1820 में, क्या बेटा? 1820 में इसको पूर्णतः क्या कर दिया? लागू। क्या कर दिया बताओ? आई बात समझ के लिए? बोलो, किसान तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा। कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा बताओ? तो ध्यान रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था को 51% ब्रिटिश भारत में क्या कर दिया गया बेटा? लागू। वापिस सुन लीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत पे? रैयतवाड़ी कितने प्रतिशत पर? कितने पर बेटा? रैयतवाड़ी सबसे पहले किसने लागू की? कहां पर लागू की? 12 महल। कहां बेटा? कब लागू की? रैयतवाड़ी को पूर्णतः स्थापित किया किसने? कब बताओ? 1800। दो व्यवस्थाएं समझ में आ गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था में संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान स्वयं। और जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त में जमींदार। कौन बताओ? यही बात इसके लिए लागू की गई। किसके लिए? किसान के लिए की। यदि किसान किसी निर्धारित दिन के सूर्यास्त से पूर्व यदि अपना राजस्व जमा नहीं करवा पाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। उसकी क्या कर लेंगे? जमीन छीन लेंगे। आगे बात समझ के लिए ना? यहां तो उसकी तो जमींदारी छीन लेते, इसकी पूरी की पूरी क्या है? और अंदर लालच बढ़ा है किसका? अब किसानों की हालत बहुत बुरी होती थी तो उनकी जमीनें छीन लेते थे। कौन? अंग्रेज। कौन बताओ? तो किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ कौन सी व्यवस्था में? रैयतवाड़ी में। कौन सी बताओ? दो व्यवस्थाएं समझ में आ गई क्या बेटा? पक्की बात। तीसरी व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं बेटा महलवाड़ी। क्या बोलते हैं बताओ? महलवाड़ी। ये महल भी ध्यान रखना मुगल कालीन शब्द है। महल का मतलब यहां पर है बेटा जी
गांव। क्या बताओ? महल का मतलब क्या है? जब संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मान लिया जाए। महलवाड़ी में क्या करते? संपूर्ण गांव में भाई 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उन लोगों की जितनी भी जमीन है उसको क्या मान लेते थे? संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मानते हुए एक व्यक्ति के माध्यम से, एक व्यक्ति के माध्यम से क्या करवाया जाएगा? राजस्व जमा। क्या करवाया जाएगा बताओ? किसान किसी एक व्यक्ति को क्या कर ले? निर्धारित। प्रत्येक किसान नहीं जाएगा, यहां पर प्रत्येक किसान नहीं जाएगा, कोई एक व्यक्ति जाएगा, कोई एक व्यक्ति जाएगा। बोलो, महलवाड़ी में राजस्व जमा कराने वाला व्यक्ति गाना गाता था, लंबरगिनी चलाई सोनियो मन्ने भी छुट्टा दे दो कल्ले कल्ले। कौन सा? लंबरगिनी। कौन सा गाना बताओ? तो इसको कहा जाता था लंबरदार। क्या कहा जाता था बताओ? महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? और ये लंबरदार किसको राजस्व जमा करवाएगा बेटा? तीनों व्यवस्था समझ में आ गई क्या? अरे यार सॉरी, रुको यार, सॉरी गलती हो गई, रुको, सॉरी भाई, मैंने कहा रुको, सॉरी गलती हो गई। ऐसे क्यों देख रहे हो तो मेरे को? गलती नहीं हो सकती, कोई ट्रिक है? रुको, थमो, गलती हो गई है। क्या हो गई है? गलती हो गई है। थमना है, रुकना है, मतलब क्या करना है? हॉल्ट। रुकने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जी ऊंचो आएगो। रुकना है, क्या करना है? रुकना है, थमना है, हॉल्ट करना है। क्या करना है बताओ? तो आगे याद रखना बेटा, हॉल्ट मैकेंजी। क्या याद रखोगे बताओ? महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? हॉल्ट मैकेंजी ने। कब लागू की? 1822 में। कब बेटा? 1800 रेगुलेशन 7 के तहत। रेगुलेशन आई बात समझ क्लियर हुई? देखो, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया बेटा? कार्नवालिस ने। किसने लागू किया बताओ? तीन व्यवस्थाएं समझ में आ गई क्या? स्थायी बंदोबस्त में संपूर्ण भूमि का स्वामी कौन होता था? किसने लागू की? कब लागू की? कितने वर्ष के लिए उसको जमीन मिलती थी? और कितने प्रतिशत ब्रिटिश भारत में लागू की? यदि जमींदार राजस्व जमा नहीं करवा पाता था तो कौन सा नियम? कौन सा बेटा जी? इसके द्वारा उसकी जमींदारी क्या कर दी जाती थी? क्या कर दी जाती थी? ये एक व्यवस्था हो गई, ठीक है। दूसरा क्या चीज बताओ? दूसरा ध्यान रखना, रैयतवाड़ी। कौन सी बताओ? R2R। रैयतवाड़ी को सबसे पहले किसने लागू किया? कब लागू किया? कहां पर किया? और अंतिम रूप से लागू किसने किया? कब किया? कब किया? कितने प्रतिशत ब्रिटिश भारत पर? बेटा जी मुझे ये बताओ, 51 और 19 कितने हुए? कितने हुए? प्रतिशत हमेशा कितना होता है? 100। बाकी कितना बचा? तो महलवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत पर? कितने प्रतिशत पर? 30% ब्रिटिश भारत में लागू की गई। संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड। वही प्रश्न हो तो ध्यान रखना, महलवाड़ी कितने प्रतिशत बेटा? महलवाड़ी में संपूर्ण गांव की भूमि को क्या मान लिया जाता था? एक इकाई। और राजस्व एक व्यक्ति के माध्यम से करवा दिया जाता था जमा। क्या बताओ? जमा। तो ध्यान रखना, वो व्यक्ति क्या कहलाता था? लंबरदार। क्या कहलाता था? फिर मैंने कहा रुको, क्या करो? हॉल्ट करो। क्या करो? किसने लागू की? कब लागू की? कब? कब? बोलो, उत्तर भारत में गांव में जाकर खेतों में चिड़िया उड़ाएंगे। चिड़ी उड़, चिड़ी उड़, कागड़ा उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़।
तो चिड़ी बर्ड क्या बेटा पूर्ण रूपेण संस्थापक माना जाता है मार्टिन बर्ड। कौन बेटा मार्टिन बर्ड। लागू किसने किया हॉल्ट मैकेंजी ने। पूर्ण रूपेण व्यवस्थापक माना जाता उत्तर भारत में कौन बेटा मार्टिन बर्ड, जिसने पश्चिम उत्तर भारत में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया लागू किया। किसने किया मार्टिन बर्ड ने। और बोलो चिड़ी तो नक्शा लेके उड़ी थी। क्या लेके उड़ी थी बोलो किस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूलने के लिए नक्शों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी वाड़ी महालवाड़ी। कौन सी वाड़ी। तीनों व्यवस्थाएं समझ में आ गई क्या पक्की बात। खाओ मेरी सौगन। पहली व्यवस्था बताओ कब लागू किया किसने किया कितने प्रतिशत पर लागू किया। शाबाश। संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदारी किस कानून के तहत छीनी गई कब लागू किया 1794 में। 1700। दूसरी व्यवस्था बेटा रैयत वाड़ी। रैयत वाड़ी सबसे पहले कब लागू हुई 1792 में। किसने लागू की कहां पर लागू की पूर्णतः स्थापित किसने किया कब किया। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में संपूर्ण भूमि का स्वामी स्वयं। तीसरी व्यवस्था कौन सी महलवाड़ी। कौन सी बताओ महलवाड़ी में संपूर्ण गांव की भूमि को एक व्यक्ति के माध्यम से क्या किया जाता था राजस्व जमा, जिसे क्या कहा जाता था लंबरदार। क्या कहा जाता था लंबरदार। फिर अपने को रुकना है मतलब हॉल्ट मैकेंजी 1822 रेगुलेशन 7। फिर खेत में जाके क्या उड़ाएंगे चिड़िया। बोले तो मार्टिन बर्ड। और चिड़िया मुंह में क्या लेके उड़ी थी नक्शा। कौन सी व्यवस्था में नक्शों का प्रयोग किया जाता था। बोली राम जी महाराज की जय। ठीक है ठीक। हाँ मजा आया। अब ये क्या ना अब रट्टे मारोगे तो ये व्यवस्थाएं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन अब समझ में आ गया ना सबको। चल शाबाश। तो यहां तक लिख लिया था। हेडिंग लगाइएगा राजस्व नीतियां। राजस्व नीतियां। और मेरे कहने से ये काम करोगे इस डायग्राम को रफ बनाओगे। ये एग्जाम में जब जाओगे तब इसको देख करके चले जाना खाली। ठीक है फिर मैं इसको डिटेल में लिखवाता हूं बेटा है ना। हाँ पहले राजस्व नीति हेडिंग लगा लो ये रफ डायग्राम बना लो फिर मैं इसको डिटेल में लिखवाता हूं। ठीक है रिचपाल जी 4 4 8 4 12 गया 28 बचा है। ठीक है हैं अम्मा की बात पर्सनल बात। दस दिन हो गए एक बच्ची को बोरवेल में गिरे हुए। 3 साल की बच्ची है। ये बातें करते हैं चांद पर जाने की और एक बच्चे इनसे बाहर नहीं निकाली जा रही है। हाँ खत्म हो गई बेटा वो। पांच दिन पहले तक तो उसको भोजन वोजन पहुंचाया जा रहा था। लेकिन सोचो ना यार 10 दिन कितने टेक्नोलॉजी कुछ नहीं रूह कांप जाती है। इसलिए कांप जाती है क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। मेरे भी घर में एक छोटी बच्ची है भैया है ना। उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी यार है ना। मैं एक दिन के लिए यदि वो इधर उधर कहीं चली जाए ननिया न लिया तो मेरा जीव वैसे रहता है मुट्ठी में। सच कह रहा हूँ है ना। और इस मामले में थोड़ा सा दुष्ट भी हूँ। अभी उसके सर्दियों की छुट्टियां चल रही है। मैंने खाली अभी उनको 2 दिन भेजा है ना।
तो वो सब कह रहे थे कि रियू को यही रख लें क्या। तो आदरणीय ने तो कहा कि इसके पापा से ही पूछो। और उस 2 दिन में ही मैं मतलब दिन में कोई 10 बार जो है उसको वीडियो कॉल कर लेता था ना। एक औलाद की कीमत क्या होती है वो पिता या माई जानता है ना। एक बहन अपने बीच में बैठी है जो अपने बच्चे को गांव छोड़ के आई है ना। मैं दर्द समझता हूँ बेटा, है ना। और भी कई बहनें होंगी, है ना। हाँ, मोहन आंगनवाड़ी में छोड़ के आया। सर आपने बोला था कि मैं आपको परीक्षा में पेपर करने का तरीका बताऊंगा, लास्ट क्लास में बताऊंगा बेटा। लिख लिया? और पहले भी से फर्क है कि तो कैसा है? गायब? हैं? सुबह 8 बजे रख दो, संभव नहीं बेटा मेरे लिए। मेरे लिए संभव नहीं बेटा। हैं? नहीं बेटा। एक दिन है भाई मेरे पास, एक दिन तो मुझे भी जीने दो यार, मैं भी मिनक हूँ यार। हैं? हाँ, एक दिन के लिए तो आज़ाद रख दो यार। हाँ नहीं, आधुनिक पढ़ाने में तो मैं 4 घंटे में ही पढ़ा सकता हूँ तुम्हें। पढ़ा नहीं है तो 4 घंटे में टेक दे हूँ। हैं यार रिचपाल, तू तो बेसब्री क्यों हो रही हो है भाई? आ बात पहाड़ केवे या बात जीजी कट गई आज बा केवे भाई बांगे चलो बड़ 3rd ग्रेड को भेज चाल रही है। हाँ
थारे तो यहाँ कोई मामलो को नहीं। हाँ बटे जान क्लास लेना वे बटे ले। लिख लिया क्या? डायग्राम बना लिया? थोड़ा फास्ट लिखो तुम ताकि चीजें फास्ट हो जाएगी। थे इतना ढीला हो लिखो ही होले होले हो जर टाइम तो लगे नहीं यार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गाड़ी संख्या 12545 धीरे 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 करके उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स में फोन करके वापस लौट रही है। यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब सामान की सुरक्षा भी हुआ क्या? सामान भाई डब्बो तो अटे है, सामान रखियो उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स में। तो आप सीसीटीवी कैमरा लगवा ले। आजकल मोबाइल में एक्सेस मिल जाता है। चलो दिखाऊं मैं? लिख परमो लिख। तो लिखिए बेटा कि सर्वप्रथम 1765 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1765 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि के तहत बीआईसी ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर, दीवानी अधिकार प्राप्त कर राजस्व से संबंधित, दीवानी अधिकार प्राप्त कर राजस्व से संबंधित समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट लाइन में इंपोर्टेंट करके लिखना। 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था, पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। ठीक है। हालांकि 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में उसने एक वर्षीय बंदोबस्त, उसने एक वर्षीय बंदोबस्त भी लागू किया, एक वर्षीय बंदोबस्त भी लागू किया, परंतु एक वर्षीय बंदोबस्त भी लागू किया, परंतु उसे बंद कर वापस, उसे बंद कर वापस
पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू कर दिया। पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, सर्वप्रथम 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में, सर्वप्रथम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट में एक राजस्व विभाग स्थापित करने, एक राजस्व विभाग स्थापित करने, सर्वप्रथम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में एक राजस्व विभाग स्थापित करने तथा स्थायी बंदोबस्त लागू करने की, स्थायी बंदोबस्त लागू करने की सिफारिश की गई, सिफारिश की गई। ठीक है, हेडिंग लगाओ, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। इसमें लिखिएगा स्थायी बंदोबस्त, इसमें लिखना है 22 मार्च 1793 ईस्वी को, 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऊपर लिखा हुआ है स्थायी बंदोबस्त के ऊपर लाल पेन में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत के, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लाइट गई फ्री छोड़ो, 19% भूभाग पर लागू की, जो कि अंधेरो हो, हाँ, जो कि एक एक रजाई मंगा दो, जो कि आगे लिखो, मुंह मत लगो तुम, जो कि भारत में, जो कि भारत में 19% ब्रिटिश भारत पर, है ना, जो कि भारत में अंग्रेजों के सर्वप्रथम विजित क्षेत्र, बेटा जो कि 19% ब्रिटिश भारत पर लागू की। हाँ, भूभाग रहे, एक ही बात है बापू, जो कि यार तुम कमाल करते हो, है ना, 5वीं 6वीं क्लास वाले टाबर करें, जी हाँ करें। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू की, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू की, जो कि भारत में, जो कि भारत में अंग्रेजों के सर्वप्रथम विजित क्षेत्र, जो कि भारत में अंग्रेजों के सर्वप्रथम विजित क्षेत्र बंगाल, बिहार,
बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। लाइट आएगी चलो, हाँ पाँचों बता दी भाई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अन्य नाम। अन्य नाम, इस व्यवस्था को, अन्य नामों लिखो, इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, हम लिखणो ही पड़ी, नहीं तो आधा जना समझ में आए कहीं लिखियो। इस्तमरारी व्यवस्था, हाँ क्या इस्तमरारी, हाँ इस्तमरारी व्यवस्था, या बिस्वेदारी व्यवस्था, बिस्वेदारी, बिस्वेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। बिस्वे, अरे बिस्वा इकाई नहीं होती क्या? भूमि मापन की इकाई होती ना बिस्वा। किसने लागू किया था सबसे पहले? बिस्वा, बिस्वा किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? ये बिस्वा नामक जो इकाई है ना भूमापन की, एक बीघा का 20वां भाग बिस्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये व्यवस्था किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है बेटा, बिस्वेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे लिखिएगा, इस व्यवस्था के अंतर्गत, नेक्स्ट लाइन लिखो, इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण भूमि का स्वामी, इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार, इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार होता था, जो किसानों से राजस्व वसूल कर, जो किसानों से राजस्व वसूल कर बीआईसी को, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवा देता था। जमा करवा देता था। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा, सनसेट लो। सनसेट लो है हो, कुछ और भी लिख सकते हैं कई, है ना। मासी बाणकी कटे, बाणकी बाएगी, अच्छा बा मासी है, आज मासी अलग की है बेटी। सनसेट लो, सूर्यास्त कानून। कौन सा लिखो? सूर्यास्त कानून। ईस्वी में, 1794, एक के साथे नौ के चौके, 1794 ईस्वी में, अब राय 1794 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 1794 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों पर नियंत्रण करने के लिए
कुछ नहीं तुम, अरे शाप है, शाप है, शाप, अरे शाप है, शाप है, अरे शाप है। नियंत्रण करने के लिए सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून लगाया, नियंत्रण करने के लिए सूर्यास्त कानून लगाया। जमूरे, अरे यार कौन खाऊं, सूर्यास्त कानून लगाया, सूर्यास्त कानून लगाया। क्या हो रहा है आज? जिसके तहत, जिसके तहत यदि कोई जमींदार, ये रात वाला चकना बिचुड़िया ले रहा, यदि कोई जमींदार एक निर्धारित दिन के सूर्यास्त से पूर्व, यदि कोई जमींदार एक निर्धारित दिन के सूर्यास्त से पूर्व राजस्व जमा नहीं करवा पाता तो निर्धारित दिन के सूर्यास्त से पूर्व राजस्व जमा नहीं करवा पाता था तो आनंद, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। धोखो करियो न तुम्हारे साथ, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, या छीन ली जाती थी, या छीन ली जाती थी। राजस्व वसूल तो हुयो पर मीठो डोको हुयो नहीं, नमकीन हाथ आई है। अब अगले राउंड में आऊं, हो गया बेटा? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, एक नोट लगाइएगा 2000 का। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे, स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य, स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारत में एक स्वामी भक्त वर्ग तैयार करना था। भारत में एक स्वामी भक्त वर्ग तैयार करना था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें लिखिएगा रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है। रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में ईस्वी में कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने, इंपोर्टेंट कर लेना बेटा, तमिलनाडु के 12 महल में, तमिलनाडु के 12 महल में प्रायोगिक तौर पर लागू, तमिलनाडु के 12 महल में
प्रायोगिक तौर पर लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी किसान को ही मानकर, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी किसान को ही मानकर किसान के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से, किसान द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से राजस्व जमा करवाया जाता था। जो कि कुल उपज का 3/4 भाग, मतलब 3/4 बोलेंगे बेटा इसको, है ना। कुल उपज का 3/4 भाग होता था। मतलब किसानों का किस प्रकार से शोषण हुआ देखो, खतरनाक। 3/4 राजस्व वसूल लेंगे यार। मतलब 100 बोरी धान हुआ तो 75 बोरी अंग्रेजों का। समझे बात को? आगे लिखिएगा। 1809 में 1809 में कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को कुछ और क्षेत्रों में लागू किया। कुछ और क्षेत्रों में लागू किया। इंपॉर्टेंट करना, इस व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने का श्रेय, इस व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने का श्रेय इस व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है। थॉमस मुनरो को जाता है, जिन्होंने 1820 में रेगुलेशन 7 के तहत, लिख लोगे रेगुलेशन शब्द, देखो ऐसे लिखना बेटा, पॉलिटिकल में बहुत लिखा होगा ये शब्द आप लोगों ने। रेगुलेशन 7 के तहत बंबई व मद्रास, रेगुलेशन 7 ऐसे लिखेंगे बेटा, है ना, सॉरी ऐसे। रेगुलेशन 7 के तहत बंबई व मद्रास में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। ये व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के
संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51%, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी, भूभाग पर लागू थी। मतलब देखो, यहां कौन सी व्यवस्था है बताओ? यहां पे कौन सी है? स्थायी बंदोबस्त। और ये पूरा क्षेत्र कौन सी होगी बताओ? रैयतवाड़ी। ठीक है। और ये जो ऊपर का जो भारत बचा, ऊपर का जो भारत बचा, जहां जहां तक उनका अधिकार था, है ना, यहां पर जो व्यवस्था लागू होगी वो कौन सी होगी बताओ? महलवाड़ी। इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि क्षेत्र तो ये अधिक था, कौन सा? पश्चिमोत्तर भारत वाला, कौन सा? लेकिन यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य की सघनता नहीं थी, समझे? कुछ कुछ क्षेत्रों में था। उस समय पूरे भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में, मतलब समझ रहे हो, पश्चिमोत्तर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सबसे अंत में हुई है, समझे? उस समय के कुल ब्रिटिश भूभाग का 19% भाग ये था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्या था बेटा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उस समय के कुल ब्रिटिश भारत का 51% भाग ये था, तमिल प्रदेश और बंबई, मतलब मद्रास बोल दो, एक ही बात है बेटा, है ना, मद्रास और बंबई। ये जो पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर जो भारत में बचा है, यहां पर ज्यादा उनका है नहीं, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनकी ये व्यवस्था है। इसीलिए तो कितना प्रतिशत बचा था? 19%। कितना? 19%। और अरे सॉरी माफ करना, 30%। कितना बेटा? जहां पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई? महलवाड़ी। मतलब दिल्ली के ऊपर अधिकार हुआ 1857 की क्रांति के बाद, लेकिन दिल्ली केवल और केवल वहां से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली का जो लाल किला जो था वो सबसे बड़ा था, वो सबसे खूबसूरत था, वहां रईस ही ज्यादा थी। शाहजहां ने किस प्रकार से सोना चांदी वहां पर जड़वाया था, पता है ना? तो ये कारण रहा। तो फिर जब 1857 की क्रांति हो गई, दिल्ली के ऊपर अधिकार हो गया, तो धीरे धीरे इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, है ना, क्या करे, अपने पैर फंसाए। इसी महलवाड़ी व्यवस्था को, किसको? इसी महलवाड़ी व्यवस्था को बेटा ध्यान रखना, अवध और ये मध्य प्रांत वाला जो क्षेत्र था ना, यहां पर इसको तालुकेदारी कहा जाता था। अवध और मध्य प्रांत, अवध और मध्य प्रांत जो था ना, इसमें इसको क्या कहा जाता था बेटा? तालुकेदारी। तालुकेदारी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि स्थायी बंदोबस्त का तो उद्देश्य है क्या बताओ? भारत में एक स्वामी भक्त वर्ग को तैयार करना। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य पूछ ले तो किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना। किसानों से सबसे ज्यादा शोषण हुआ कौन सी व्यवस्था में? रैयतवाड़ी, 3/4। कितना? लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ किसमें? महलवाड़ी में। किसमें हुआ? महलवाड़ी में। अब महलवाड़ी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ क्यों बेटा? उसके पीछे कारण था कि रुपया थारी तीखी धार, मरगा मुंशी थाना धार। इस संसार में पैसा बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता? भाई पैसा ऐसे देखे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। सीधी बात यही है कि नहीं है? तो क्या होता था कि ये जो मुखिया जो होते थे, जैसे मैंने रैयतवाड़ी में लंबरदार बताया तुम्हें, यहां पर जमींदार है ना, सॉरी महलवाड़ी में लंबरदार बताया, यहां पर स्वयं किसान है, और यहां पर कौन है? तो इनकी तो बेचारों की हालत वैसे ही खराब थी।
सबसे ज्यादा धनी जो हुए वो हुए जमींदार। कौन हुए? कौन हुए बेटा? सबसे ज्यादा जो धनी हुए वो हुए कौन? लंबरदार। कौन हुए बेटा? लंबरदार। खूब पैसा आ गया, खूब पैसा आ गया। और पैसा जब इनके पास में आया ना, देखो बहुत गजब वाली बात बता रहा हूं, जब पैसा आया तो ये बड़े बड़े शहरों में जाकर के बस गए, बड़े बड़े। अब वो खुद राजस्व वसूलने करने लिए नहीं आते थे, बीच में एक बिचौलिया रख देते थे। समझे भाई? मान लो मोहन बड़ा जमींदार बन गया, इसके पास खुद खूब पैसा हो गया है, और 2 दिन से लग भी रहा है, ये सूट पहन के आ रहा है ना। तो इसने राजस्व वसूल करने के लिए मुझे बिचौलिए के रूप में नियुक्त कर दिया। किसके रूप में? यही बिचौलिया ताल्लुकेदार कहलाता था। सुना नहीं ये शब्द? ताल्लुकेदार है क्या चीज है? यही बिचौलिया क्या कहलाता था? तो अब क्या होता था, कहानी ये होने लग गई कि साहब ये जो बिचौलिया होता था ना, वो भी किसानों का शोषण करता था, और जमींदार वैसे ही करता था, और फिर अंग्रेज सबसे ऊपर बैठे थे ही, तो किसानों की हालत बद से बदतर, बदतर से और ज्यादा बदतर हो गई। भयानक हालत हो गई खराब। किसकी? किसानों की। इसलिए किसानों के अंदर भी क्या था बेटा? इस क्रांति को लेकर के आक्रोश था, इस बात को लेकर के अंदर क्या था? आक्रोश। इस कारण क्या हुई? क्रांति हुई। क्या हुई? क्रांति हुई। आई बात समझ के लिए? ये वाला जो क्षेत्र है इसको मैंने नीला बनाया। क्या बनाया? कारण क्या है? नील की खेती करवाई गई। क्या करवाई गई? यहां विशेष रूप से पहाड़ी जो क्षेत्र था, कौन सा बेटा? सुन लो, बहुत गजब की बात है। आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो बता रहा हूं। यहां पर पहाड़ी जाति थी। कौन सी जाति? और वो पहाड़ी जाति किस नाम से जानी जाती थी? सांथाल। किस नाम से बताओ? ये सांथाल जाति थी जो पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत कृषि किया करते थे। क्या किया करते थे? इन सांथालों के क्षेत्र को भी, इन सांथालों के क्षेत्र को भी, एक तो यहां पर सामान्य भूमि में वो नील की खेती करवा रहे थे, इसलिए एक विद्रोह हुआ। कौन सा? नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ बेटा? नील विद्रोह। क्योंकि नील में निकल आपको बताया रासायनिक उर्वरक था, रासायनिक उर्वरक था, तो जहां जहां खेती होती थी वो क्षेत्र क्या हो जाता था? बंजर। क्या हो जाता था? तो किसानों ने नील सत्याग्रह किया। नील विद्रोह, सत्याग्रह में नहीं बोलूंगा, नील सत्याग्रह। क्या किया बताओ? और नील सत्याग्रह हुआ बेटा जी कब? 1856 से लेकर के 1859 के मध्य। कहां हुआ? बंगाल में। कहां हुआ बताओ? और ध्यान रखना इसका उल्लेख एक व्यक्ति, कल मैंने बताया था बेटा, कौन? दीन बंधु। कौन बताओ? दीन बंधु, जिन्होंने एक नाटक लिखा था। कौन सा बेटा? नील दर्पण। क्या लिखा? नील विद्रोह रे बाबा सत्याग्रह। क्या? नील विद्रोह का उल्लेख, नील विद्रोह का उल्लेख कहां पर मिलता बताओ? दीन बंधु के नील। और ये नील विद्रोह कहां हुआ बेटा? बंगाल में। कहां हुआ? 1856 से लेकर के 1859 के मध्य। आई बात समझ? क्लियर है? और मैंने कहा कि यहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र था, कौन सा? पहाड़ी क्षेत्र जो था, उस पहाड़ी क्षेत्र में एक जाति निवास करती है। कौन सी? सांथाल। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ बताओ। चिमाता। अच्छा, जूमिंग क्या होता है? और चिमाता क्या होती है? इसी के पार्ट है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ना बेटा? होती कि नहीं होती? तो ये कृषि क्या करते थे? इन क्षेत्रों के ऊपर भी इन दुष्टों की क्या पड़ गई? नजर। क्या पड़ी? और इस सांथालों की जमीन को दीवान ए को घोषित कर दिया। क्यों? क्या घोषित किया बताओ? दीवान ए को घोषित कर दिया, मतलब सरकार के अधिकार वाली भूमि घोषित कर दिया। किसको? सांथालों की जमीन को। तब क्या चीज है? तब यहां पर 2 सांथाल भाई है, एक तो नवजोत सिंह सिद्धू। कौन बताओ?
और एक का नाम है कान्हू। क्या बताओ? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में इन संथालों ने उठाए डंडे, लठ और जांग गोरा दिखा दिया बटीड़। क्या दिया बताओ? तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व ध्यान रखना प्रथम हिंसक जनजातीय विद्रोह था कौन सा? सांथाल। कौन सा बताओ? कब हुआ? 1856 में। कब हुआ बताओ? 1800। तो सांथाल विद्रोह कब हुआ बेटा? 1856 में। नील विद्रोह कब हुआ? 1856 से 1859 में। इतनी कहानी समझ में आई? महालवाड़ी व्यवस्था है कहां तक? बंबई तक। कहां तक है बताओ? तो बंबई में डलहौजी ने, किसने बताओ? डलहौजी में यहां पर 1852 में। कब बेटा? 1800 बोलो। बंबई में डलहौजी ने 1852 में जमींदारों को इनाम दिया और जमींदारी छीन ली। इनाम दिया। क्या दिया? एक कमीशन स्थापित किया गया बेटा, जिसे कहा जाता है इनाम कमीशन। क्या कहा जाता है? कब स्थापित हुआ बेटा? 1852 में। और इस इनाम कमीशन के अंतर्गत 20,000 जमींदारों की, कितने हजार बताओ? 20,000 जमींदारों की, ध्यान रखना, क्या छीन ली गई? जमींदारी। क्या छीन ली गई? जमींदारी छीन ली गई। तो जमींदारी वर्ग भी इन अंग्रेजों से क्या हो गया है? नाराज। क्या हो गया है? तो किसान सब लठ लेकर के बैठ पड़े हैं, जमींदार हर व्यक्ति लठ लेकर के बैठा है। और सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में सांथालों ने कूटा किसको? अंग्रेजों को। ओ या लग रही है, ठीक है ना? हालत खराब कर दी किसी बताओ? अंग्रेजों की। किसने बताओ? आई बात समझ? महालवाड़ी व्यवस्था को अवध और मध्य प्रांत में किस नाम से जाना जाता था बेटा? तालुकेदारी। किस नाम से? तालुकेदारी। समझ में आई कहानी? पक्की बात? खाओ मेरी सौगन। तो हमने कहा कि हॉल्ट मैकेंजी ने रेगुलेशन 7 के तहत 51% ब्रिटिश भूभाग में क्या कर दिया? इसको लागू कर दिया था। ठीक है जी? ओके बाबू? ओके बाबू। ठीक है। अरे मुनरो रे बाबा, ठीक है। अरे मुनरो, ये तो टेंशन क्यों लो? इतना हो गया? तो ये हो गई तुम्हारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगली एक लाइन में लिखो, अगली लाइन में, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी सनसेट लॉ के द्वारा किसानों की भूमि को, सनसेट लॉ के द्वारा किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। सनसेट लॉ के द्वारा किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है बाबू? आगे लिखो, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था कहीं करो, कहीं बेच दूं तो महाल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण गांव की व्यवस्था से है। महाल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण गांव की व्यवस्था से है। (1822) ईस्वी में महाल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण गांव की व्यवस्था से है। ठीक है? 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के तहत
1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के तहत इस व्यवस्था को सर्वप्रथम अवध व आगरा के क्षेत्रों में लागू किया गया। अवध व आगरा के क्षेत्रों में लागू किया गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मानते हुए किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, इंपोर्टेंट करना इस लाइन को, किसी एक व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मानते हुए किसी एक व्यक्ति के माध्यम से राजस्व जमा करवाया जाता था। उस व्यक्ति को कंटिन्यू करना पर इंपोर्टेंट करना रहा। उस व्यक्ति को लंबरदार कहा जाता था। ठीक है, लंबरदार कहा जाता था। इंपोर्टेंट करो, अगली लाइन में लिखो। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी था। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी था। ठीक है, इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी था। नेक्स्ट लाइन में फिर से इंपोर्टेंट करना और लिखना। अवध के क्षेत्र में इस व्यवस्था को तालुकेदारी, अवध के क्षेत्र में इस व्यवस्था को तालुकेदारी जबकि मध्य प्रांत में इसे माल गुजारी कहा जाता था। सामने लिखा हुआ दोनों ही शब्द ध्यान रखना। मध्य प्रांत में इसे माल गुजारी कहा जाता था। 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 देखो, एक डंडा नहीं लगने से क्या क्या हो सकता है। आगे लिखो, कईयों को पता नहीं, आगे लिखो तुम तो। माल गुजारी कहा जाता था। ठीक है, तो आगे लिखिएगा। महालवाड़ी व्यवस्था को
संपूर्ण ब्रिटिश भारत के, महलवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर, 30% भूभाग पर लागू किया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया था। नेक्स्ट लाइन में इंपोर्टेंट करते हुए लिखना, पश्चिमोत्तर भारत में, इंपोर्टेंट कर लेना, पश्चिमोत्तर भारत में इस व्यवस्था का जनक कौन था बताओ? शाबाश। पश्चिमोत्तर भारत में इस व्यवस्था का जनक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। इस व्यवस्था का जनक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट करना, इस व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार, इस व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार राजस्व वसूलने हेतु किसका प्रयोग हुआ बताओ? मौन चित्रों का। शाबाश, मैप। आहा, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूलने हेतु पहली बार मानचित्रों का प्रयोग किया गया। मानचित्रों का प्रयोग किया गया। और लास्ट लाइन लिख लो कि 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस व्यवस्था में अनेक सुधार करवाए थे। इस व्यवस्था में अनेक सुधार करवाए थे। ओके बाबू, तो 3 व्यवस्थाएं हो गई बेटा। अंतिम टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बिंदु कौन सा वाला? कृषि का अनऔद्योगिकरण। कृषि का अनऔद्योगिकरण। फटाफट से ये हेडिंग लगाइएगा। सारा चीजें समझा चुका। मैंने कहा कि भारतीय कुटीर उद्योग धंधों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। नगदी फसलों पर क्या दिया गया बेटा? जोर दिया गया। और यही कारण रहा कि साहब कई क्या होंगे? विद्रोह, जैसे बंगाल का नील विद्रोह, बंगाल का जैसे सांथाल का जनजातीय विद्रोह, और बंबई में इनाम कमीशन की स्थापना हुई, जिसके तहत 20,000 जमींदारों की क्या छीन ली गई बेटा? जमीन छीन ली गई। ठीक है, तो हेडिंग लगाना कृषि का अनऔद्योगिकरण। कृषि का अनऔद्योगिकरण। देखो सुन लो, ये इतना टॉपिक मुझे पढ़ाना नहीं था आपको, लेकिन ये मैंने टॉपिक आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि फिर कह रहा हूं ये 3rd ग्रेड का टॉपिक है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, समझे बात को क्या है? और यहां से एक प्रश्न पक्का आता है, चाहे या तो व्यवस्था वाला आ जाएगा, या सांथाल विद्रोह का भी आ सकता है, या नील विद्रोह का आ सकता है। किसका आ सकता है? नील विद्रोह का आ सकता है, या इनाम कमीशन की स्थापना भी पूछी जा सकती है। और कहां पर कौन सी खेती करवाई, जैसे मालवा में अफीम की खेती, गुजरात में तंबाकू की खेती। किसकी खेती? तंबाकू की खेती। कहां करवाई थी? गुजरात में। और ये प्रश्न बहुत आता है कि चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने चीन अफीम की खेती कहां करवाई थी? मालवा में। कहां करवाई थी बेटा? मालवा। तो कृषि का अनऔद्योगिकरण इसमें लिखिएगा। क्या बेटा? अनौद्योगिकरण। हाँ, अनऔद्योगिकीकरण। बेंटिंग।
बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। अरे अनौद्योगीकरण है रे बाबा, ले अनौद्योगीकरण। ओके बाबू, खुश, ठीक है, अनौद्योगीकरण, ठीक है, ले पूरा ही लिख दो रे बाबू, अनौद्योगीकरण, खुश, कृषि का अनौद्योगीकरण लिखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परंपरागत कृषि व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कृषि व्यवस्था को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परंपरागत कृषि व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया और लघु कुटीर उद्योग धंधों को भी, लघु कुटीर उद्योग धंधों को भी नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। भारतीय व्यापारियों से भारतीय व्यापारियों से 90 से 95% 90 से 95% तक टैक्स वसूल लिया जाता था। नब्बे से 95% तक टैक्स वसूल लिया जाता था। वहीं किसानों से जबरन नगदी फसलें उगवाई गई। जैसे दक्षिण भारत में रबड़, ठीक है, कहवा मतलब कॉफी हो यार, तुम कहवा समझते हो? गजब। हाँ, जो जोधपुर आण को फर्क, कैपेचिनो समझो, कैपेचिनो कई अंकल कैपेचिनो बटी डूटी डोलो है ना, रबड़, कहवा, कॉफी, है ना, इत्यादि, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में चाय, असम सबसे ज्यादा चाय होती है भाई। पूर्वोत्तर भारत में चाय व नील की खेती। नेक्स्ट, बंबई, क्वेश्चन लिखो महाराष्ट्र, हाँ सौराष्ट्र लिख लो, बोले है ना। कपास, बंबई क्वेश्चन लिखना महाराष्ट्र, ठीक है। कपास, और क्या होगा, संतरा, जूट इत्यादि। उत्तर भारत में गन्ना,
कोष्टक में लिख लो हेंटो। है ना, कई लोग नहीं जानते। गन्ना, कपास, गन्ना, कपास इत्यादि। ठीक है, गन्ना, कपास इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इंपोर्टेंट कीजिएगा कि चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु, चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु, चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु, इंपोर्टेंट कर लेना बेटा, चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु मालवा में, चीन में अफीम की आदतों को बढ़ावा देने हेतु मालवा में अफीम की खेती करवाई गई। मालवा में अफीम की खेती करवाई गई। मारवाड़ मत लिख लेना, मालवा। ठीक है, हाँ, मारवाड़ में धूल है बालू यार, के है बे कांटा छोड़ क्या कहीं। हाँ नेक्स्ट, गुजरात में तंबाकू की खेती, गुजरात में तंबाकू की खेती करवाई गई। गुजरात में तंबाकू की खेती करवाई गई। ठीक है, नेक्स्ट भाई कैलाश, अगला पेज लगाना। लिखिए 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में 1852 में बीड़ी उतर गई, ले सिलगा दोनों भाई वे पिया हटाई बट 1852 ईस्वी में बंबई में डलहौजी ने, बंबई में डलहौजी ने, काट काट बंडल काट, डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की, इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसके तहत तो रहने दे, आपने कैंसिल कर, इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसके द्वारा, जिसके तहत, एक ही बात है रे यार, तुम लकीर के फकीर बन गए हो, पता है, जिसके द्वारा बोल दो, जिसके तहत बोल दो, फर्क क्या पड़ना है, अर्थ तो एक ही है ना। 20,000 जमींदारों की, 20,000 जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई। हाँ, 20,000 जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई, जिससे जमींदार वर्ग नाराज हुआ, जिससे जमींदार वर्ग नाराज हुआ। इंपोर्टेंट कर लेना, और बेटा जी हेडिंग लगाना, सांथाल विद्रोह, इंपोर्टेंट कर लेना,
हर दूसरी तीसरी परीक्षा में सांथाल विद्रोह का प्रश्न आता है। ठीक है, सांथाल विद्रोह कब हुआ बताओ? 1856। 1856 1856 लिख लिया बेटा? लिखिए। भागलपुर, भागलपुर बिहार, भागलपुर, मुंगेर, मुंगेर, छत्तीसगढ़, भागलपुर, कोमा मुंगेर, 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 यार मुंगेर नहीं लिखना था, मुंगेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि क्षेत्रों में सांथाल जनजाति के लोग, सांथाल जनजाति के लोग परंपरागत खेती करके अपना निर्वाह किया करते थे। परंपरागत खेती करके अपना निर्वाह किया करते थे। परंतु परंपरागत खेती करके अपना निर्वाह किया करते थे, परंतु अंग्रेजों ने उनके क्षेत्र को दीवान ए कोह, परंतु अंग्रेजों ने उनके क्षेत्र को दीवान ए कोह, दीवान ए कोह, कोष्टक में लिख लो सरकारी नियंत्रण वाली भूमि, कर दिया। सरकार नियंत्रण वाली भूमि है ना, कर दिया। तो सिद्धू वे कानू नामक दो भाइयों के नेतृत्व में कई मतलब जरा, सिद्धू वे कानू नामक दो भाइयों ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। सिद्धू वे कानू नामक दो भाइयों ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना बेटा अगली लाइन, 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व यह प्रथम हिंसक जनजातीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति से पूर्व यह प्रथम हिंसक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, हेडिंग लगाओ बेटा नील विद्रोह।
तो नील विद्रोह 1856 से 1859। खाली इसमें एक ही लाइन लिख लो। नील विद्रोह का समय पूछा जाता है और उल्लेख पूछा जाता है, फालतू 5 लाइनें लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे लिखो, है ना। इस विद्रोह का उल्लेख, नील विद्रोह 1856 से 1859, इस विद्रोह का उल्लेख दीन बंधु के नील दर्पण, इस विद्रोह का उल्लेख दीन बंधु के नील दर्पण नामक नाटक में मिलता है। दीनबंधु के नील दर्पण नामक नाटक में मिलता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ गई चीजें सारी बेटा? 3 तो व्यवस्था ही पढ़ा दी मैंने। ठीक है, कहां से शुरू किया था? 1765 से शुरू किया, दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर अपन ने बात की बेटा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के पंचवर्षीय बंदोबस्त के ऊपर अपन ने बात कर ली। फिर अपने स्थायी बंदोबस्त को बहुत अच्छे से समझा दिया तुम्हें, रैयतवाड़ी व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझा दिया, महलवाड़ी को बहुत अच्छे से समझा दिया। समझ में आ गई ना तीनों व्यवस्थाएं? आ गई क्या? देखो बेटा, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बहुत सीधी सी बात है ना। फिर तो क्या बोले, अगला आदमी मरो, है ना। इससे आसान है तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने बात कर ली इनाम कमीशन की, और बात कर ली हमने सांथाल विद्रोह की, और बात कर ली अपन ने नील विद्रोह की। ये 3 विद्रोह हैं। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर? चलिए, तो ये आर्थिक कारण वाला जो टॉपिक था वो हो गया आपका पूरा। अब क्या पढ़ना है? सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण। हालांकि मैं आपको ये समझा चुका। कैसे समझाया बताऊं क्या? देखो, अभी शब्द लिखते ही तुम्हें दिमाग में आएगा कि हाँ सर ने बता दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट क्या हुआ था बताओ? भारत में ईसाई धर्म, क्या चीज बना? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या दे दी गई? छूट। क्या दे दी गई? और मैंने कहा कि 1827 आते आते, कब तक बेटा? 1827 आते आते भारत में जबरन, क्या चीज बेटा जी? जबरन क्या बनाए जाने लगे? ईसाई। क्या बनाए जाने लगे? और मैंने कहा कि डलहौजी के काल में, किसके काल में? डलहौजी के काल में क्या कहानी हुई थी? 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम बताया था। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। कौन सा बेटा जी? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, निर्योग्यता अधिनियम। और इस निर्योग्यता अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखना क्या? यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करता है, कौन सा धर्म स्वीकार करता है? ईसाई धर्म स्वीकार करता है, तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से, कौन सी संपत्ति बेटा? पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिनियम लेके आ गया कौन? डलहौजी। कौन लेके आया? और डलहौजी ने एक चीज और, डलहौजी के ही समय ध्यान रखना, मैंने कहा कि यहां पर लेफ्टिनेंट, क्या बेटा जी? लेफ्टिनेंट जनरल पादरी, लेफ्टिनेंट जनरल पादरी का पद तक क्या होने लग गया था। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था R.D. मेगलस। क्या नाम था बताओ? कथन याद आ रहा है?
कि भारत का इतना विशाल साम्राज्य ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक हम ईसाई धर्म की पताका लहरा सकते हैं। ये बात कही थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, किसने? आर.डी. मेगलस ने। किसने कही बताओ? तो भारतीय लोगों को लग रहा था यार हमें क्या बनाया जा रहा है? ईसाई। हमारा धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसलिए इस चीज को लेकर भी भारतीय लोगों के मन में क्या था? विद्रोह था, विस्फोट था। हालांकि इस 1813 के चार्टर से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात आज की क्लास की, एक तो मैंने सांथाल विद्रोह बताया तुम्हें। मैंने कहा कि 1857 की क्रांति से पूर्व प्रथम हिंसक जनजातीय विद्रोह था बेटा। कौन सा? सांथाल। अब ध्यान रखना, प्रश्न आता है, 2 प्रश्न आते हैं बेटा। कितने? एग्जैक्ट ये इन्हीं शब्दों में आएंगे, ध्यान रखना, गारंटी है मेरी, एक शब्द भी, लाइन भी इधर उधर नहीं होगी। पहला प्रश्न तो ये आता है कि 1857 की क्रांति से पूर्व, देखो मैं तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन आज मुझे कोई एक विद्यार्थी मिला, मैं अभी सुबह आरएस के बैच को पढ़ा करके जा रहा था जालोर गेट से, और विद्यार्थी कहीं भी कैसे भी पहचान लेता है। मैंने हेलमेट लगा रखा था और सामने कोई विद्यार्थी, सामने से कोई आ रहा था, उसने देख करके मुझे पहचान लिया। जयपुर का स्टूडेंट, यहाँ किसी परिवारजन से मिलने के लिए आया, तो उसने कहा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने कहा भाई कौन से बैच के हो? कि सर मैं उत्कर्ष का स्टूडेंट नहीं हूँ। उसने किसी और कोचिंग का नाम लिया। तो मैंने कहा फिर मेरा कैसे फैन हो? कि सर मैंने आपकी एक तो यूट्यूब पे बहुत क्लासें देखी है, एक जो है आप लोगों ने एक सेकंड ग्रेड एसएससी का बैच पढ़ाया था, संतू जी वाला और फौजी साहब वाला। मैं क्या बैच में 1-2 लोगों को रोकता हूँ जो फेमस हो ही जाते हैं, संतू जी और फौजी साहब। जैसे ये बैच अपने रिचपाल जी वाला और मोहन जी वाला और परमू वाला, कौन सा? एक धापू भाई है ना। तो 3-4 लोगों के नाम से बैच जाना जाता है। तो कि वो बैच मैंने किसी मेरे मित्र के वहां से लिया था और मैंने आपके नोट्स बनाए थे सर, और मैंने आपके नहीं समस्त टीचरों के नोट्स बनाए। मैं अभी सेकंड ग्रेड का पेपर दे के आया हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग का, और सर मेरे जो है दोनों में मिला करके 170 के आसपास सही है। सर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप उत्कर्ष के समस्त गुरुजनों ने जो पढ़ाया है वो लाइन टू लाइन मिलता है, और बाकी इस राजस्थान के किसी भी कोचिंग में पढ़ लो सर नहीं मिलेगा। ये बात कहना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मंच पर आने वाला हर व्यक्ति ईमानदारी से क्या करता है? मेहनत करता है। कि सर लाइन भी इधर उधर नहीं होती। जो आप लोग क्लास में बोलते हो, जो लोग आप लोग क्लास में लिखवाते हो, वो एज इट इज लाइनें उठ करके सर छप जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक विद्यार्थी का विश्वास जीतना है ना, इस संसार में सबसे बड़ा कठिन काम है बेटा। और सॉरी टू से कहा जाता है कि विद्यार्थी किसी का नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए ये कहा जाता है कि विद्यार्थी किसी का भी नहीं होता। लेकिन मैं बिल्कुल इस मंच के माध्यम से ये कह सकता हूं कि मेरा विद्यार्थी तो मेरा होता है, बाकी का मुझे पता नहीं। गारंटी है मेरी ये कि मेरा विद्यार्थी जो मेरे से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पढ़ा हुआ है, वो शायद मेरा विद्यार्थी मुझे छोड़ करके जा नहीं सकता, और नहीं कहना चाहता ऐसा भाषण। लेकिन जिसने संभवतः मेरे से एक बार पढ़ लिया, उसको दूसरे से पढ़ा हुआ हिस्ट्री समझ में भी नहीं आता है ना। मेरे लिए मुझे कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है बेटा, मेरी कोई ज्यादा औकात नहीं है, लेकिन सही बात कह रहा हूं। और कई बार देखो मेरे लिए बड़ी गजब की बात क्या हो जाती है, कई विद्यार्थी अपने बैच की बात नहीं है, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहले से मेरे से पढ़े हुए होते हैं, फिर भी वो दोबारा क्लास में बैठते हैं। हर बैच में 2-4, 5 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो पहले से पढ़े हुए होते हैं, फिर भी वापस आकर के वो क्लास में बैठते हैं। उनको ये पता कि यार हर क्लास में कोई ना कोई हो सकता है नया फैक्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ नई चीज मिल जाएगी, और उनको क्या ना पढ़ने में मजा आता है बेटा। शिक्षण की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि आप अपने विद्यार्थी को इन्वॉल्व कर लीजिए। मुझे कितना आता है, क्या आता है, कोई मायने नहीं रखता, और मैं मेरी होशियार की झाड़ने लग जाऊं तो गारंटी है कि हिस्ट्री में किसी को के का खे ही समझ नहीं आ सकता।
लेकिन मैं ये प्रयास करता हूं कि आपके बीच में मैं अपने आप को बिठाता हूं कि सुखी, यदि तू बैठता और तेरे सामने आने वाला गुरुजी तेरे को किस तरीके से पढ़ाता जिससे तुझे ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। तो मतलब एक चीज सोचो कि पढ़ा हुआ व्यक्ति भी वापस उसको लगता है कि यार नहीं तो विद्यार्थी एक एक क्षण का वो सोचता है कि यार 1 मिनट भी क्यों खराब करूं मैं, वो भी बेचारा वापस बैठ करके फिर पढ़ता है। तो ये बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है जीवन में प्रयास करना कि एक अच्छे शिक्षण के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए। आपसे बच्चा जुड़े, कैसे जुड़े वो आपके शिक्षण के ऊपर निर्भर करेगा। तुम अपने विषय को बोरिंग भी बना सकते हो और तुम अपने विषय को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो, ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, सीधी सी बात ही है ना। तो विद्यार्थी को बांधे रखना और एक अच्छा शिक्षक बनकर के जीवन में आप निकले, है ना, तो ये प्रयास करिएगा। तो खैर बात कर रहा था मैं सामाजिक और धार्मिक। तो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, देखो कहानी क्या है। एक विद्रोह हो रहा है बेटा, कौन सा? वेलूर विद्रोह। मैंने कहा कि एग्जैक्ट शब्द आते हैं। क्या प्रश्न आता है? 1857 की क्रांति से पूर्व प्रथम हिंसक जनजातीय विद्रोह कौन सा था बताओ? सांथाल। किसने किया बेटा? सिद्धू और कान्हू ने। किसने किया? एग्जैक्ट प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति से पूर्व प्रथम हिंसक सैनिक विद्रोह कौन सा था? तो वो अब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक विद्रोह है बेटा जिसे कहा जा रहा है वेलूर विद्रोह। कौन सा विद्रोह बताओ? कौन सा विद्रोह बता? वेलूर विद्रोह। वापस सुन लेना बेटा, प्रश्न क्या आएगा? 1857 की क्रांति से पूर्व प्रथम हिंसक सैनिक विद्रोह वेलूर, प्रथम हिंसक जनजातीय विद्रोह सांथाल। और वेलूर विद्रोह कब हुआ? 1806। 1806 में। कहानी क्या हुई सुनिएगा। कहानी ये थी कि साहब भारतीय सैनिक क्या है ना, जैसे हिंदू सैनिक है तो वो जातीय तिलक लगाता था, पहले तिलक लगाया जाता थे, है ना। या फिर अपने धार्मिक वस्त्र, जैसे हिंदू है तो गेरुआ भगवा पहनता था, मुस्लिम है तो वो दाढ़ी रखता था। क्या रखता था? नवंबर 1805 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक एक्ट आया, सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम। क्या है बेटा? सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम। कौन सा है बताओ? सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत हिंदू सैनिक, क्या बेटा जी? हिंदू सैनिकों को जातीय तिलक लगाने पर रोक लगा दी गई और धार्मिक वस्त्र पहनने पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। मुस्लिम सैनिकों को आदेश दिया कि वो अब दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, क्लीन चट होकर के आओ। मुस्लिम सैनिकों को आदेश दिया गया कि अब दाढ़ी नहीं रख सकते। अब दाढ़ी नहीं रखना इस्लाम में हराम है, दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए अनिवार्य है। और हिंदू सैनिकों को आदेश दिया कि जातीय तिलक, सिंदूर लगा सकती थी, जातीय तिलक नहीं लगा सकते और धार्मिक वस्त्र नहीं पहन सकते। आदेश आ गया। सैनिकों ने बेचारों ने कलेजे पे पत्थर रखा। कलेजे पे मद्रास रेजिमेंट। कौन सा? मद्रास रेजिमेंट का एक सैनिक है, अधिकारी है, माफ कीजिएगा, मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट का एक अधिकारी है जिसका नाम है जॉन क्रेडेक। क्या नाम था? जॉन। बोलो, जॉन ने तो जान ही ले ली जब उसने भारतीयों को टोपी पहनाई। इस जॉन क्रेडेक ने, मद्रास रेजिमेंट का एक व्यक्ति जिसका नाम क्या बेटा? जॉन क्रेडेक ने आदेश दिया कि अब भारतीय सैनिकों को एक विशेष प्रकार की सफेद रंग की टोपी पहननी पड़ेगी। विशेष रंग की सफेद
कलर की क्या पहननी पड़ेगी? विशेष प्रकार की एक है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या भारतीयों को कोई टोपी पहना सकता है क्या? हाँ, तो पहना सकती, पावना को रोज पहनाती है, अलग बात है। इसके मन में मुंह तो रोज पहना हूं, है ना? हाँ, तुम्हें टोपी कहां कहां पहन सकते हो वो मुझे पता है। मैंने टोपी पहनने का जैसे नाम लिया, रिचपाल जी ने भी तीखी तीखी आंखों से कहीं देखा। तो भारतीयों को टोपी पहनाना आसान काम था क्या? अब वास्तव में ये टोपी किसको पहनाई जाती थी? ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। वो जो सफेद कलर की जो टोपी होती थी ना, वो किनको पहनाई जाती थी? ऐसे भारतीय जिन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया हो? ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो भारतीय सैनिकों को लगा कि साहब ये अंग्रेज हमें जबरन क्या बना रहे? ईसाई। वेलूर की छावनी के सैनिकों ने, वेलूर की छावनी के सैनिकों ने बंदूक के आगे जो लगे हुए जो छुरे थे, क्या चीज बताओ, उन छुरों को निकाला और भाई साहब वेलूर की छावनी में जो भी अंग्रेज आया, अंग्रेजों को काट डाला। अंग्रेजों को एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 200 अंग्रेजों को, कितने बताओ? 200 अंग्रेजों को मार डाला। किसने? वेलूर छावनी के सैनिकों ने। वेलूर की छावनी में हालत खराब हुई और अंग्रेजों को अंततः अरकाटा से, कहां से बताओ? अरकाटा से घुड़सवार सैन्य दल को बुला करके इस छावनी के विद्रोह का दमन करवाना पड़ा। तो 1857 की क्रांति से पूर्व, कहती क्या जल्दी है बारे कोई उड़ी के, 1857 की क्रांति से पूर्व प्रथम हिंसक सैनिक विद्रोह था बेटा। कौन सा? वेलूर। कौन सा था? जो लिखा होगा वापस आने के बाद। चलिए, धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।